नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा एक कहानी यह भी देखा था। उसमें उनके माता पिता के बारे में, उसके बचपन के बारे में उन्होंने बताया था। अब आगे 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। तो 10वीं कक्षा तक आलम आलम मतलब हालत 10वीं कक्षा तक मन्नू भंडारी का हालत यह था कि बिना घर में, मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि मन्नू भंडारी के घर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की जमावड़े होते थे। वहाँ पर बैठकर जो बहसें होती थी, डिबेट होती थी, वहाँ पर मन्नू भंडारी के पिताजी मन्नू भंडारी को वहाँ पर बैठकर जो भी बहसें होती थी उसे सुनने के लिए, समझने के लिए उसे आग्रह करते थे। तो 10वीं कक्षा तक मन्नू भंडारी का हालत यह था कि घर में किसी की मतलब घर में जो भी बहसें होती थी उसे सुनना था, समझना था, और उसके साथ साथ घर में जो भी हाथ लगती थी वो किताबें उसे पढ़ना था। तो उस किताबें सिर्फ पढ़ती थी। उसमें ये लेखक ने इस किताब को क्यों लिखा है, इस लेखक की अहमियत क्या है, उसकी महत्व क्या है, उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, कोई समझ नहीं था। बिना कोई समझ के लेखक की जो वो क्या करती थी, जो भी हाथ पे किताब लगती थी वो सिर्फ पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। तो 10वीं कक्षा तक मन्नू भंडारी का आलम यह था, हालत यह था कि घर में बिना किसी खास समझ के, मतलब वो घर में जो भी डिबेट होती थी सिर्फ वो सुनती थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता था। और बिना कोई चुनाव किए घर में जो भी किताब हाथ में लगती थी वो सिर्फ पढ़ती थी। लेखक की अहमियत क्या है, वो पाठकों को क्या सीख देने की कोशिश की है, वो बिल्कुल भी उसे कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ वो जो भी किताब हाथ में लगती थी वो पढ़ती थी। लेकिन जैसे ही वो सन 1945 में वो 10वीं कक्षा पास करके फर्स्ट ईयर में आ जाती है, वहाँ पर हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हो जाता है। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने काकाहारा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्ति हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। तो मन्नू भंडारी जब 10वीं कक्षा पास करके जो फर्स्ट ईयर में आई थी, जहाँ पर उन्होंने सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ पर उन्होंने काकाहारा मतलब वर्णमाला सीखा था, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किया था, उन्हीं सावित्री गर्ल्स कॉलेज वालों ने क्या किया था, इसी साल जो उन लोगों ने कॉलेज प्रारंभ किया था और वो नियमानुसार इसी साल वो प्रारंभ भी हुई थी। वहाँ पर हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हो जाता है। शीला अग्रवाल ने वहाँ पर साहित्यिक दुनिया में उसे नियमानुसार, बाकायदा मतलब नियम के अनुसार उसे उन्होंने साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया था। मात्र पढ़ने को चुनाव चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुनकर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की और की तो 2 साल बीते ना बीते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, आग्नेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। तो 10वीं कक्षा तक मन्नू भंडारी की हालत क्या था, जो भी किताब घर में मिलती थी वो सिर्फ पढ़ती थी। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट ईयर में सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल वालों ने जो कॉलेज प्रारंभ किया था, वहीं पर उन्होंने एडमिशन ले लिया। वहीं पर जो फर्स्ट ईयर में आती है, आने के बाद वहाँ पर हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका परिचय हो जाता है। तो शीला अग्रवाल ने क्या किया, उसे नियमानुसार साहित्यिक दुनिया में प्रवेश करवाया था। घर में जो भी हाथ लगती थी सिर्फ वो पढ़ने से, चुनाव करके चुन चुन कर किताब पढ़ने की आदत में वो बदल जाता है। शीला अग्रवाल ने साहित्य के संबंधित किताबों को चुन चुनकर उसे पढ़ने के लिए दिया और जो भी किताबें पढ़ी, मतलब पढ़ा था, उसे लंबी लंबी बहसें शीला अग्रवाल के साथ करके उस जमाने में, उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना वो समझ लिया। तो ये 2 साल जो कॉलेज की थी, 2 साल बीतते बीतते मन्नू भंडारी ने जो साहित्य की दुनिया में इस तरह से प्रवेश हुआ कि पहले पहले उन्होंने शरद प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानियां पढ़ती थी। उसके बाद जैनेन्द्र, आग्नेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, इस तरह के जो बड़े बड़े साहित्यकारों द्वारा लिखी गई जो कहानियां जो है, उपन्यास जो है, वो पढ़ने की आदत पड़ गई। फिर क्या था, पढ़ने की आदत वो ऐसे ही फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटी छोटी सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। तो उस उम्र में जब वो फर्स्ट ईयर में थी,
कॉलेज में आई थी जैनेन्द्र, वो भी एक साहित्यकार का नाम है, प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र जी द्वारा लिखी गई, जो छोटे छोटे सरल सहज, जो हर किसी को समझ में आने वाली सरल सहज वाक्यों वाली उनकी जो भाषा शैली जो है मन्नू भंडारी की, जो जैनेन्द्र जी द्वारा लिखी गई जो किताबें जो है मन्नू भंडारी को बहुत ज्यादा आकृष्ट आकृष्ट मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण करने लगा था। सुनीता एक उपन्यास का नाम है। सुनीता बहुत अच्छा लगा था। आगे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। तो मन्नू भंडारी ने उस जमाने में सुनीता एक प्रसिद्ध उपन्यास का नाम है वो भी पढ़ा था, वो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद उन्होंने आग्नेय जी एक प्रसिद्ध साहित्यकार का नाम है, उनके द्वारा लिखी गई जो एक उपन्यास है उसका नाम है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी पढ़ती है, वो पढ़ा तो जरूर था लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। उस उम्र में उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। कुछ सालों बाद नदी का द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि इसी जोक जोक यानी होश उसी जोश में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। कुछ सालों के बाद मन्नू भंडारी ने नदी का द्वीप, वो एक उपन्यास का नाम है, वो पढ़ती है। वो इतना अच्छा लगा, उसी जोश में उन्हें मतलब वो इतना उसे बांध कर रखा, उसी जोश में उन्होंने जो पहली बार पढ़ी थी शेखर एक जीवनी बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, वो ही उपन्यास जो आग्नेय जी द्वारा लिखी गई है वो वापस से पढ़ती है। दोबारा पढ़ने के बाद उसे कुछ जो समझ में आया, कुछ समझ के साथ उन्होंने वो पढ़ा। यह शायद मूल्यों का मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वंस भी किया जा रहा था। तो देखिए वो मन्नू भंडारी उस जमाने के साहित्यकार के बारे में, लेखकों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रही है। शायद वो जमाना ही ऐसा था कि वो मूल्यों का मंथन का युग था। मतलब वो जो लेखक जो रहते हैं, जो पाठकों को या पढ़ने वालों को कोई ना कोई सीख देने के उद्देश्य से ही, मंशा से ही वो लिखते थे। वो पाप क्या है, पुण्य क्या है, नैतिक अनैतिक, सही क्या है, गलत क्या है, इन सारी धारणाओं को रखकर, ध्यान में रखकर वो लोग लिखते थे। जो उनके द्वारा लिखी गई कहानियां हो, उपन्यास हो, कोई भी लेख क्यों ना हो जाए, वो पढ़ने के बाद कोई प्रश्न चिन्ह आपके सामने, कोई प्रश्न ही नहीं आते थे। अगर प्रश्न उभर कर आते थे तो वो ध्वंस हो जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस जमाने में लेखक जी जो भी साहित्यकार क्यों ना हो जाए, वो इन सारे नैतिक मूल्यों को आधारित रखकर, वो इन सारी धारणाओं को केंद्रित रखकर वो लिखते थे। आजकल के ज़माने में वो एक क्या हो गया, एक व्यापारीकरण बन गया है। ऐसे नहीं है, वो पाठकों को कुछ ना कुछ सीख देने के उद्देश्य से ही लिखते थे। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझ लिया। तो उसी उम्र में उन्होंने जैनेन्द्र, एक साहित्यकार का नाम है, जैनेन्द्र जी द्वारा लिखी गई त्यागपत्र पढ़ती है। भगवती भगवती बाबू वो भी एक साहित्यकार है, उनके द्वारा लिखी गई चित्रलेखा वो भी किताब पढ़ती है। और जो भी उन्होंने किताब पढ़ा, वो पढ़ने के बाद हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के साथ बैठकर लंबी लंबी बहसें करके, चर्चा करके उस उम्र में जितना समझ सकती थी वो समझने में सफल हो जाती है। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। तो शीला अग्रवाल ने सिर्फ साहित्य की दायरा ही नहीं बढ़ाया, मतलब दायरा ही नहीं बढ़ाया, उसके बदले में मन्नू भंडारी कॉलेज आने से पहले स्थिति कैसी थी, हालत कैसी थी, घर में जो भी वहाँ पर बहसें होती थी वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। फिर भी वो घर के चार दीवारी में पिताजी की उपस्थिति में बैठकर वहाँ पर जो भी बहसें होती थी सिर्फ सुनना था और समझना था। लेकिन जैसे ही शीला अग्रवाल से उनका परिचय हो जाता है, शीला अग्रवाल ने सिर्फ साहित्य की दायरा ही नहीं बढ़ाया, उसके बदले में घर के चार दीवारी में बैठकर जो वहाँ पर जो भी बहसें होती थी उसे सिर्फ सुनने और समझने की जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उसे वहाँ से खींचकर सिर्फ सुनने और समझने से कुछ नहीं होगा, आपको सक्रिय रूप से जो स्वतंत्र आंदोलन में अपने आप को जुटे रखना है, अपने आप को भागीदार बनाना है, जो वो भाग हिस्सा लेना है। इस तरह से स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए मन्नू भंडारी को हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने ही प्रेरणा दी।
सन 1946 और 47 के दिन वे स्थितियां उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चित्रण था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद उन्माद मतलब पागलपन था। तो शीला अग्रवाल में जो साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया बल्कि घर के चार दीवारी में बैठकर जो पिता देश की स्थितियों को जानने समझने की जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, वहां से खींचकर उन्होंने सक्रिय रूप से स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेरणा दे दिया। तो उस जमाने में 1946 और 47 के दिन ऐसे थे, देश की परिस्थिति ऐसा था कि घर में बैठे रहना हर किसी को बिल्कुल भी मुश्किल मतलब संभव नहीं था। हर देश की हर शहर की नज़ारा कैसी थी कि हर शहर में प्रभात फेरी होती थी। प्रभात फेरी मतलब प्रचार के उद्देश्य से प्रातःकाल जो है सुबह सुबह जो 6 बजे से 8 बजे के बीच में जो जुलूस निकलते थे, जो उस जुलूस में लोग क्या करते थे कि जो लोगों के अंदर जोश पैदा करने वाले ऐसे प्रार्थना गीत जो है वो गाते थे। ऐसे गाने को जो क्या कहते हैं, जो ऐसे गाना गाते गाते हर बस्ती में हर गली में वो निकल जाते थे। ऐसे जो गाने की जो प्रथा है उसे क्या कहते हैं, प्रभात फेरिया कहते थे। और हड़तालें, जुलूस जो है, भाषण जो है, ये सब जो है हर शहर का एक नज़ारा था। और इतना ही नहीं, इस तरह से दमखम यानी मजबूती से जोश से हिस्सा लेना हर एक देश में रहने वाले हर एक युवा का क्या था, एक उन्माद था। उन्माद मतलब पागलपन था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। तो देश की नज़ारा कैसा था, हर शहर में जो वहाँ पर प्रभात फेरियाँ होती थी, जो हड़तालें स्ट्राइक होती थी और जुलूस यानी प्रोसेशन निकलता था, भाषणबाजी होती थी और उसके साथ में उस इन सब में जो सक्रिय रूप से हिस्सा लेना, जो जोश खरोश के साथ हिस्सा लेना, हर एक जो भारत में रहने वाले हर एक युवाओं की जो एक पागलपन थी, एक क्या था, उन्माद था। तो मन्नू भंडारी भी तो एक युवा थी, वो भी तो यूथ थी और उसके अंदर भी तो जो शरीर में बहने वाले खून जो है लावे में, लावे मतलब वाल्केनर जो कहते हैं ना, लावा रस, उसने बदल गया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। तो क्या हुआ कि मन्नू भंडारी भी तो एक युवा थी और उसके अंदर भी तो जो लगो जो उसके शरीर में जो खून थी वो भी तो लावा रस बन गया था। परिस्थिति यह हुआ कि एक बवंडर, बवंडर मतलब आंधी और तूफान से भरा हुआ एक चक्रपात को बवंडर कहते हैं। वो पूरे देश भर में एक चक्रपात बन गया था, एक बवंडर बन गया था और घर में भी तो एक बवंडर, वहां पर बवंडर बन गया था। वो क्या है अभी देखेंगे। पिताजी की आज़ादी की सीमा यह तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठू बैठू जानू समझू, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, तो पूरे शहर में क्या हो रहा था, एक बवंडर था, हर जगह पर जो जुलूस हो रही थी, हड़तालें हो रही थी, भाषणबाजी हो रही थी, प्रभात फेरी हो रहा था। हर युवाओं के अंदर जो है रगों में खून के बदले में लावा रस बनकर इतने जोश के साथ हर युवाओं की उन्माद यह था, पागलपन यह था कि स्वतंत्र आंदोलन में अपने आप को हिस्सा लेना या भागीदार बनाना। तो मन्नू भंडारी भी तो एक युवा थी, उसके अंदर भी तो खून के बदले में लावा दौड़ रहा था, वो भी तो स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। तो परिस्थिति यह हुआ कि घर में एक बवंडर हुआ। घर में क्या हुआ, पिताजी एक बच्चों को बहुत ज्यादा आजादी दिया था, लेकिन पिताजी की आजादी की दी हुई जो सीमा जो है सिर्फ घर के चार दीवारी पर ही थी। उसकी जो आज़ादी की सीमा यही तक थी कि घर में पिताजी की उपस्थिति, उसकी मौजूदगी में घर में जो भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जो जमावड़े होती थी, वहाँ पर जो भी बहसें होती थी, उसमें सिर्फ बैठना था, सुनना था, समझना था। इसके अलावा हाथ उठा उठा कर नारे लगाना, हड़तालें कराना, स्ट्राइक कराना या लड़कों के ना जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ सड़कों पर ना अपना मतलब
सड़कों पर घूमना फिरना, ये सब पिताजी कितने ही स्वतंत्र ख्यालात के क्यों ना हो जाए, कितनी ही बच्चों को जो स्वतंत्र दिया क्यों ना हो जाए, आधुनिकता के होने के बावजूद भी, स्वतंत्र ख्यालात के होने के बावजूद भी ये सब बर्दाश्त करना पिताजी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन पिताजी की दी हुई आज़ादी के दायरे में रहकर मन्नू भंडारी को स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से अपने आप को हिस्सा लेना उसके लिए भी तो एक मुश्किल था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारी निषेध, सारी वर्जनाएं और इस सारा बई कैसे ध्वंस हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वहां चलता रहा। तो मन्नू भंडारी के अंदर भी तो रगों में खून के बदले में लावा बनकर वो दौड़ रहा था, वो भी एक युवा थी। इसीलिए पिताजी की सारी जो निषेध निषेध मतलब वो रिस्ट्रिक्शन करते थे, वर्जन है वह मत जाना वहाँ मत जाना, इस तरह के जो सारे जो वो रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी, विरोध करने के बावजूद भी मन्नू भंडारी पिताजी जहाँ जाने के लिए मना करते थे वही काम करती थी। तो परिणाम यह हुआ कि पिताजी के क्रोध से हमेशा ही उसे कोप का सामना करना पड़ रहा था, गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। तो किसी ना किसी बात पर पिता और बेटे के बीच में हमेशा ही टक्कर रहती थी, क्योंकि पिताजी जो काम करने के लिए मना करते थे मन्नू भंडारी जी वही काम करती थी। पिताजी ने स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए मना करते थे, हड़तालों में हिस्सा लेने के लिए मना करते थे, देखिए हाथ उठाकर नारे लगाने के लिए मना करते थे, लेकिन मन्नू भंडारी वही काम करती थी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी और मन्नू भंडारी के बीच में हमेशा ही टक्कर होता था। जो विद्यार्थी जीवन में पिता और बेटे के बीच में जो टक्कर होने की जो सिलसिला, जो श्रृंखला शुरू हुआ था, वो राजेंद्र राजेंद्र यानी मन्नू भंडारी के पति का नाम है, उससे शादी करके जब वो उस घर से चली गई, तब तक ये सिलसिला जो है पिता और बेटे के बीच में किसी ना किसी विषय पर जो टक्कर होने की सिलसिला तब तक जारी था। यशकामना, बल्कि कहूँ कि यशलिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। और उनके जीवन की दूरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। तो यश कामना मतलब अच्छा काम करने पर जो लोगों के द्वारा जो प्रशंसा मिलती है, ख्याति मिलती है, सम्मान मिलता है, उसे यश कामना कहते हैं। तो यश कामना यानी यशलिप्सा, यश पाने की जो प्रबल इच्छा, जो पाने के बाद जो लोगों के द्वारा हम लोगों को जो कामयाबी में जो प्रशंसा मिलता है, ये पिताजी की एक दुर्बलता थी, उसकी एक वीकनेस था, एक कमजोरी थी। उनके जीवन की दूरी यानी उनके लक्ष्य ही यह था, उनके जीवन का सिद्धांत ही यह था कि हर एक मनुष्य को कुछ विशिष्ट बनना चाहिए। मनुष्य का जन्म इस धरती पर हुआ है तो जो जैसे तैसे जीवन यापन करके मरना नहीं है। मनुष्य, उनके पिताजी का कहना यह था कि हर एक मनुष्य को कुछ विशिष्ट बनकर रहना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, उनका एक प्रतिष्ठित इंसान होना चाहिए, उनका वर्चस्व, वो मरने के बावजूद भी लोग उसे याद रखें, ऐसे नाम सम्मान पाना चाहिए, एक विशिष्ट व्यक्ति बनकर जीना चाहिए। ये पिताजी की एक क्या थी, कमजोरी थी। इसके चलते ही मैं एक बार उसके कोप से बच गई। पिताजी की क्या कमजोरी थी, वो हर एक मनुष्य को विशिष्ट बनना चाहिए, नाम सम्मान प्रतिष्ठा पाना चाहिए, उनके जीवन की ही एक सिद्धांत बन चुका था। तो ये उनकी एक कमजोरी होने के नाते मन्नू भंडारी ने पिताजी के गुस्से से एक दो बार बच जाती है। जो पिताजी के गुस्से से जो दो बार बचती है वही आगे दिया हुआ है। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरी खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना किया जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बोला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से बनाते हुए ही वे गए थे। तो एक घटना जो है पिताजी के गुस्से के कारण मन्नू भंडारी ने किस तरह से बचा था, वही घटना यहाँ पर दिया है। पहला घटना यह है कि एक दिन मन्नू भंडारी के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र मन्नू भंडारी के पिता के नाम पर आता है। उस पत्र में यह लिखा रहता है कि मन्नू भंडारी के पिताजी कॉलेज आकर मिले, प्रिंसिपल से मिले और ये बताए कि आपकी लड़की जो कॉलेज में जो
जो उसकी जो व्यवहार मतलब वो किस तरह से रहती है, उसकी व्यवहार के कारण हम लोग उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक मतलब डिसिप्लिन अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना किया जाए, अनुशासनात्मक जो क्रम जो है क्यों ना किया जाए, क्यों ना लिया जाए, इसके बारे में बताएं। पिताजी पत्र पढ़ते ही इतना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे कि वो गुस्सा व्यक्त करते हुए पूरे घर भर में चिल्ला रहे थे, चिल्लाकर ये कह रहे थे कि ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रखेगी। पता नहीं पत्र में ही इतना लिखा है, वहां जाकर और क्या क्या सुनना पड़ेगा। ये पहली लड़की नहीं है जो मेरे कॉलेज में पढ़ी है, इससे पहले भी मेरे 4 बच्चे पढ़े हैं, लेकिन किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। इस तरह से गुस्सा व्यक्त करते हुए, भन्नाते हुए, पूरे घर में चिल्लाते हुए वो कॉलेज चले जाते हैं। लौटकर क्या बर्फ बर्पा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। तो पिताजी इतना गुस्सा, जाते ही इतना गुस्सा व्यक्त करके गए हैं, तो आने के बाद तो क्या कहर बरपेगा बरसेगा इसका अनुमान था, उसका बिल्कुल भी आइडिया था। इसलिए मन्नू भंडारी पिताजी के गुस्से से बचने के लिए वो वहीं पर नजदीकी एक सहेली के घर पर जाकर बैठ जाती। जाने से पहले अपनी माँ से कहती कि जब पिताजी आकर सारा गुस्सा, गुब्बार यानी गुस्सा, वो शांत होने के बाद मुझे बुलाने के लिए आना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी है चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। तब लेकिन माँ ने जब आकर मन्नू भंडारी को जो जब वो सहेली के घर पर जाकर बैठी थी, माँ आकर उसे बुलाने लगी और वो कहने लगी तुम्हारे पिताजी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, चलो चलो। इस तरह से कहने के बाद मन्नू भंडारी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था। गई तो सही लेकिन डरते डरते, वो विश्वास नहीं हो रहा था, घर तो निकल चली थी लेकिन डरते डरते सहमी सी वो घर चली गई थी। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारा लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। तो पिताजी कॉलेज में क्या हुई थी, क्या बात वार्तालाप हुआ था, वो घर में आकर बता रहे। वो इतना खुश थे, घर में कॉलेज में क्या हुआ था उसके बारे में बता रहे थे। सारे कॉलेज की लड़कियों पर, मतलब वो बता रहे थे कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर मन्नू भंडारी और उसके साथ 2 लड़कियां हैं, उन लोगों की इतनी रोक है, तो वो चलते हैं कि इन 3 लड़कियों के कारण कॉलेज चलाना प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए बार बार वो मन्नू भंडारी के पिताजी से आग्रह कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि कृपया आप अपनी लड़की को कॉलेज मत भेजिए, घर पर ही बिठा लीजिए, क्योंकि किसी तरह वो लोग विद्यार्थियों को डरा धमका कर, डांट टपका कर, किसी तरह छात्राओं को क्या करते थे, वो कॉलेज के अंदर क्लास चलाने के लिए वो बिठा देते थे। लेकिन मन्नू भंडारी और उसके साथ साथ 2 लड़कियां जो है कॉलेज के अंदर, मतलब क्लास के अंदर जाकर एक इशारा कर दिया तो पूरे क्लास छोड़कर बाहर आ जाइए, इस तरह से एक इशारा काफी था। एक इशारा करते ही सारे क्लास पूरी तरह से बाहर निकल कर आकर मैदान में जमकर वो लोग देश के प्रति नारा लगा रहे थे। इन 3 लड़कियों के रहते कॉलेज चलाना प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए प्रिंसिपल साहिबा बार बार पिताजी से आग्रह कर रहे थे, विनती कर रहे थे कि कृपया आप अपनी लड़की को कॉलेज मत भेजिए। समझ में है ना। कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरी देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। तो जाते वक्त पिताजी पत्र पढ़ते इतना गुस्सा व्यक्त करते हुए, किसी को मुंह दिखाने के लिए वो शर्माते हुए जा गए थे, लेकिन आते वक्त वो प्रिंसिपल से इतना गर्व महसूस करते हुए वो ये कहकर आए थे कि वो कहकर आए थे कि ये तो पूरे जो देश की आज़ादी चाहिए, ये सिर्फ मेरी बेटी की ही नहीं है, पूरे देश की क्या है डिमांड है, पूरे देश की मांग है। तो इस पर मैं कैसे रोक लगा सकता हूँ, मैं अपनी बेटी को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, इस तरह से वो कहकर बहुत ज्यादा अपनी बेटी के प्रति गर्व महसूस करते हुए वो कहकर आए थे। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब बताते बताते रहे और मैं आवाक। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। तो अपनी बेटी के प्रति इतना गर्व महसूस करते हुए पिताजी ये प्रिंसिपल साहिबा से ये कहकर आए कि
पूरे देश की आज़ादी जो है पूरे देश की मांग है, इस पर मैं अपनी बेटी को कैसे रोक लगा सकता हूँ, इस तरह से कहकर वो आए थे। कॉलेज में क्या हुआ था, वो पूरे अपने गर्व महसूस करते हुए गदगद कंपित स्वर में पूरे घर में वो कह रहे थे। जो लेकिन मन्नू भंडारी जो देख रही थी, अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो सुन रही थी, आंखों अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन ये हकीकत थी। ये क्या था? ये सच्चाई थी। ये हो गई एक घटना जो मन्नू भंडारी अपने पिताजी के गुस्से से बच जाती। अब दूसरा घटना जो है मन्नू भंडारी अपने पिताजी के गुस्से से बचती, अभी देखेंगे। एक घटना और आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों को एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौरा चौरा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। तो दूसरी घटना जो है आजाद हिंद की मुकदमे का सिलसिला था, इसलिए मुकदमा आने वाला था। सारे कॉलेजों को, स्कूलों को, दुकानों को हड़ताल के लिए आह्वान यानी इनविटेशन दिया गया था। जो हड़ताल पर सम्मिलित नहीं हो रहे थे, ऐसे लोगों के लिए छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह जो है जा जाकर स्कूलों को, दुकानों को जो खोल कर बैठे थे, ऐसे कॉलेजों को, स्कूल को, दुकानों को बंद कराकर हड़तालों में सम्मिलित होने के लिए वो लोग प्रेरणा दे रहे थे। पूरा दिन भर यही चलता है और शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग जो इस तरह से जो हड़ताल में हिस्सा लिया था, सम्मिलित थे, वो विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मतलब जो है जो बीच बाजार रहते ना, जहां पर चारों रास्ते मिलते हैं, ऐसे बीच बाजार में बैठ खड़े होकर एक जोशीली भाषण देना मन्नू भंडारी ने शुरू कर दिया। इसी बीच पिताजी के एक निहायत दक्यानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह से पिताजी का लू उतारी। लू उतारना मुहावरे है, उसे क्या किया, शर्मिंदा करना, मतलब उसे खरी खोटी सुनाना। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आप आपके लड़कियों को आजादी दी, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हड़दंग मचाती फिर रही थी वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? तो इस तरह से पूरा दिन क्या हो रहा था कि हड़तालें करवा रहे थे। उसके बाद जो शाम को बीच बाजार में जहां पर चार रास्ते मिलते हैं, वहां पर बीच जहां पर चारों रास्ते में जो लोग रहते, ऐसे जननिबिड़ जो प्रदेश में लोगों से भरा हुआ प्रदेश में बीच बाजार में मन्नू भंडारी ने इतनी जोशीली धुआंधार भाषण करना शुरू कर दिया। जो मन्नू भंडारी इस तरह से जो बीच बाजार में जो भाषण दे रही थी, उसे मन्नू भंडारी के पिता के एक मित्र, वो निहायत दक्यानुसी मतलब पुरानी विचारधाराओं के, जो पुराने ख्यालात के जो इंसान रहते, पुरानी विचारधाराओं की जो मानने वाले जो व्यक्ति रहते हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति है पिताजी के मित्र। उन्होंने इस तरह से बीच बाजार में मन्नू भंडारी ने जो भाषण दे रही थी, उसे देख लिया। देखकर सीधा वो क्या करते हैं, मन्नू भंडारी के घर आ जाते हैं। मन्नू भंडारी के घर आकर मन्नू भंडारी को पिताजी को इतनी अच्छी तरह से सुनाते, इतनी अच्छी तरह से उसे डांटते हैं और इस तरह से उसे सुनाते कि अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। मत मारी गई मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गए हैं भंडारी जी, लेकिन आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने अपने लड़कियों को आजादी दी है, लेकिन आपको वहां देखना था कि कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ वहां पर रास्ता नाप रही थी, हड़तालें करवा रही थी, हड़दंग मचा रही थी, मतलब उपद्रव मचा रही थी। हमारे आपके घर की लड़कियों को ये सब शोभा देने वाली बात है क्या? कोई आपको कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का, आपके अपनी मान का, मर्यादा का, इज्जत का कोई ख्याल है भी या नहीं? इस तरह से अच्छी तरह से उन्होंने पिताजी को खबर लिया, मतलब अच्छी तरह से उसे सुनाकर चले गए। वो तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन बबकते रहे। बबकना मतलब खोलते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चला जाए, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। तो वो तो आग लगाकर चले गए, पिताजी पूरा दिन बबकते रहे, खोलते रहे, इतना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहते कि बस इतना ही रह गया है कि राह चलते वाले लोग जो है घर आकर थू थू करके हमारे इज्जत उतार कर चले जाए। अब मन्नू को, यानी मन्नू भंडारी को, अब बंद करो मन्नू को इस घर से बाहर निकलना, मतलब मन्नू भंडारी को आज के बाद घर से बाहर निकलना नहीं है, घर से बाहर निकलना बंद कर दो। इस तरह से मन्नू भंडारी के पिता ने अपनी पत्नी से कहा।
इन सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। तो दोपहर में जो घटना घटी, मतलब जो घटा था, वो इन सब से बेखबर होकर, अनजान होकर मन्नू भंडारी जब रात को घर आती है तो पिताजी के और एक मित्र है, बहुत ज़्यादा बेहद अंतरंग, मतलब बहुत ज़्यादा आत्मीय, अभिन्न, मतलब बिल्कुल भी विभिन्न तरह के मित्र थे। अजमेर के प्रतिष्ठित इंसान भी थे और ओहदे में वो क्या थे, डॉक्टर थे। डॉक्टर अंबालाल जी घर पर आकर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़े गर्मजोशी मतलब बहुत ज्यादा जोश के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपट पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधे भंडारी जी को बधाई देने चला आया। तो मन्नू भंडारी को देखते ही, जो पिताजी के बहुत ज्यादा क्लोज, बहुत ज्यादा आत्मीय अंतरंग मित्र थे डॉक्टर अंबालाल, वो मन्नू भंडारी को देखते ही इतने जोश होकर, इतने एग्जाइट होकर वो कहने लगे कि आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर बीच बाजार में तुम्हारे भाषण सुनते ही तुम्हें बधाई देने के लिए, यानी भंडारी जी को, तुम्हारे पिता को बधाई देने के लिए आया हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर पर घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो, यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे दुआदार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। तो मन्नू भंडारी को देखते गर्मजोश, इतने जोश के साथ वो कहने लगे कि आओ आओ मन्नू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब चौपड़ में तुम्हारे भाषण सुनते ही मैं भंडारी जी को बधाई देने के लिए आया हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। इस तरह से वो मन्नू भंडारी को बधाई देना शुरू करते हैं। और भंडारी जी से भी, मन्नू भंडारी के पिताजी से भी कहते कि क्या भंडारी जी, आप तो पूरे दिन भर घर पर रहते हैं, घर से बाहर भी तो निकला कीजिए, आपने तो अपनी बेटी के बढ़िया सा भाषण मिस कर दिया, यू हैव मिस्ड समथिंग। इस तरह से मन्नू भंडारी के पिताजी से भी कहते। और वो दुआदार तारीफ, लगातार तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। पिताजी के चेहरे जो है दोपहर से गुस्से से, बहुत असंतुष्टि से बहुत बड़ा था। वो धीरे धीरे जैसे जैसे डॉक्टर अंबालाल ने मन्नू भंडारी की दुआदार तारीफ किया, तो धीरे धीरे वो गर्व संतोष में बदल गया और धीरे धीरे गर्व में भी तो परिवर्तन हो गया था। जब अंदर जाती है, माँ से जो दोपहर में और एक जो दकियानुसी मित्र आए थे, किस तरह से उन्होंने आग लगा कर गए, तो जिसकी वजह से पिताजी इतना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे, वो दोपहर वाली गुस्से की बात पता चला, तो मन्नू भंडारी अभी थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरी भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं दुआदार बोलते चले जाना ही इनके इसके मूल मूल में रहा होगा। तो मन्नू भंडारी जी, अब इतने बरस बीत गई है, अपने जीवन के पहलुओं को, मतलब अपने पन्नों को पलट कर देखती है, मुड़कर देखती है, तो उसे अब ये सोचती है, इतनी बड़ी तो हो गई है, वो सोचती है वो उस वक्त जो मैंने भाषण दिया था, उस वक्त मेरी उम्र क्या रही होगी, और मेरी भाषण करने की जो तरीका किस तरह से रहा होगा, जिसकी वजह से जो अजमेर के प्रतिष्ठित जो डॉक्टर अंबालाल खुद चलकर हमारे घर में आकर मुझे इतना प्रशंसा करके गए हैं, तो मेरी भाषण करने की जो तरीका किस तरह से रहा होगा, किस अंदाज से मैंने भाषण की होगी। या फिर ये भी हो सकता है वो हमारे घर के बहुत ज़्यादा अंतरंग मित्र है, आत्मीय है, इसके वजह से वो आकर मेरी प्रशंसा की होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले जो अजमेर जैसे छोटे से शहर में चारों ओर से जो उमड़ती हुई भीड़ के बीच में मैं एक लड़की का खड़ा होकर बिना कोई संकोच के, बिना कोई झिझक के इस तरह से दुआदार जो भाषण दिया था, ये इसी से प्रभावित होकर डॉक्टर अंबालाल ने आकर मुझे प्रशंसा की होगी। इस तरह से मन्नू भंडारी अपने जीवन की जो पन्नों को पलट कर देखती है तो वो इसके बारे में सोचती है। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधियों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है
क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकरावट का है? और पिताजी के बारे में बताते हुए मन्नू भंडारी कहती है, क्योंकि कभी पिताजी इस बात को समझ सकते हैं, किस बात को, जो पिताजी की क्या एक कमजोरी थी, हर एक मनुष्य को विशिष्ट बनना चाहिए, नाम सम्मान पाना चाहिए, विशिष्ट बनकर अपनी छवि इस समाज में छोड़कर जाना चाहिए। तो पिताजी की इस कमजोरी क्या था, हर एक मनुष्य को विशिष्ट बनना चाहिए, वो एक उनका जीवन की एक उद्देश्य था, वो एक उनका सिद्धांत ही था। और दूसरी ओर क्या है, इसी समाज में रहकर समाज के जो गतिविधियों, समाज के बीच में रहकर समाज में लोग क्या कहेंगे, इसका भी तो पिताजी को क्या था, जिक्र फिक्र था। तो पिताजी की दी हुई आजादी के दायरे में घर के चार दीवारी में रहकर जो स्वतंत्र आंदोलन में या फिर समाज में अपने नाम सम्मान प्रतिष्ठा पाना, ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उसके लिए घर के चार दीवारी को लांघना पड़ता है, चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन पिताजी को ये बिल्कुल भी क्या है, नहीं मानते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लड़कियां जो है घर के बाहर भी निकलना करे। लेकिन पिताजी की दी हुई आजादी के दायरे में रहकर मन्नू भंडारी को इस तरह से नाम सम्मान पाना, विशिष्ट बनकर रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। क्योंकि समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। देखिए, मन्नू भंडारी ने जो बीच बाजार में जो भाषण दिया था, वो दो इंसानों ने देखा। एक तो निहायत ही दकियानुसी मित्र जो है मन्नू भंडारी के पिता के दोस्त ही थे, और दूसरा जो है डॉक्टर अंबालाल, उन्होंने भी तो मन्नू भंडारी के भाषण देखा था। लेकिन दोनों ने भाषण को देखने की नजरिया जो है वो बिल्कुल भी बदल गया था। एक ने तो धनात्मक रूप से लिया, दूसरे ने तो ऋणात्मक रूप से। तो एक ने तो मन्नू भंडारी के भाषण को देखकर आकर घर में पिताजी को इतनी बातें सुनाकर चले गए। दूसरे डॉक्टर अंबालाल ने मन्नू भंडारी की इतनी तारीफ की। समाज में ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक चिंतन रखने वाले लोगों के बीच में रहकर कुछ विशिष्ट बनना, नाम सम्मान पाना, वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्या इस बात को पिताजी को कभी भी इस बात का एहसास हो सकता है क्या? क्योंकि ये बिल्कुल भी टकरावट का ही रास्ता है। घर के चार दीवारी में रहकर वो तो नहीं हो सकता, घर के बाहर निकलना पड़ता है, नाम सम्मान पाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी अलग दिशाओं के है, ये बिल्कुल भी मेल नहीं है, वो टकरावट का ही रास्ता है। इस बात की एहसास कभी पिताजी को हो सकता है क्या? इस तरह से मन्नू भंडारी अपने पिता के बारे में कह रही है। सन 1947 में 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हड़दंग ना मचे। इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम दो तीन छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। तो 1947 में मई महीने में शीला अग्रवाल यानी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने क्या किया, उसके हाथ में नोटिस थमा दिया। उसके ऊपर आरोप यह था कि लड़कियों को बिगाड़ने और कॉलेज का अनुशासन यानी डिसिप्लिन, अनुशासन को बिगाड़ने का आरोप लगाकर उन लोगों ने क्या किया, शीला अग्रवाल के हाथ में नोटिस थमा दिया। इस बात को लेकर कॉलेज के जो दो तीन लड़कियों की जो बहुत ज्यादा रोफ था, तो कॉलेज के में कहीं उपद्रव ना मचा दे, हड़दंग ना मचा दे, इसलिए जुलाई महीने में जो थर्ड ईयर कॉलेज ओपन खोलना था, उन लोगों ने बंद कर दिया। और कॉलेज खोलने के बावजूद भी मन्नू भंडारी और दो तीन लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश लेना, एडमिशन लेना निषिद्ध कर दिया। समझ में आ रहे ना? देखिए, 1947 में मई महीने में शीला अग्रवाल, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। उसके ऊपर आरोप यह था कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने का आरोप उनके ऊपर डाल दिया था। तो हिंदी प्राध्यापकों को निकाल दिया है। इसको लेकर कॉलेज लड़कियों से कहीं हड़दंग ना मचा दे, उपद्रव ना मचा दे, इसीलिए जुलाई में जो थर्ड ईयर कॉलेज ओपन करना था, उन लोगों ने कॉलेज नहीं खोला। खोलने के बावजूद भी मन्नू भंडारी और दो तीन लड़कियां जो छात्राओं थी, उन लोगों को एडमिशन उन लोगों ने क्या किया, निषिद्ध कर दिया। हड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी भीला गई मतलब कम हो गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947।
तो हड़दंग तो ये लोग कॉलेज के अंदर नहीं, बाहर रहकर भी इतना हड़दंग मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि आखिरकार अगस्त में कॉलेज वालों को थर्ड ईयर कॉलेज खोलना पड़ा। तो कॉलेज खोलने की खुशी एक तरफ थी और उसके साथ-साथ बहुत दिनों की पूरे देश की जो प्रतीक्षित मतलब बहुत दिनों से जो निरीक्षा कर रहे थे पूरे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, जो 1947 15 अगस्त को पूरे देश में आज़ादी मिल गई थी। पूरे देश को जो पूरे देश की जो निरीक्षा कर रहे थे, बहुत दिनों से जो अपेक्षा कर रहे थे कि देश को आज़ादी मिल जाए, तो बहुत दिनों से जो अपेक्षा करने वाले जो देश को आज़ादी मिलने की खुशी के सामने कॉलेज खोलने की खुशी जो है कम ही पड़ गया है, कम ही पड़ जाता है इस तरह से, वो कम हो गया था इस तरह से कहकर मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा खत्म करते हैं। आत्मकथा को विराम देती है। समझ में आया ना? हरदंग तो ये लोग बाहर रहकर इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में कॉलेज खोलना पड़ा। कॉलेज खोलने की खुशी के सामने खुशी तो एक तरफ था, लेकिन बहुत दिनों से देश की आज़ादी मिलनी चाहिए इस तरह से पूरे देश की जो मांग थी, तो 15 अगस्त 1947 में पूरे देश को आज़ादी मिल गई। देश की आज़ादी मिलने की खुशी के सामने कॉलेज खोलने की खुशी जो है वो कम ही हो गया था, कम पड़ गया था इस तरह से कहकर मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा को विराम देते हैं। धन्यवाद।